चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का सफलता जॉन के यूट्यूब चैनल में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कर दीजिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसका और 2 पार्ट मैंने पहले ही डिस्कस करवा चुका है। करने का मतलब रेगुलर बेसिस पर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि डेली अब आप लोग का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन करवाना है, यानी कहने का मतलब अगर 50 क्वेश्चन है तो उससे आपका 5000 क्वेश्चन बनना चाहिए। इस तरीक़े से हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो डेली डाला जाए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान जो 2 हिस्सा में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वही जाके आगे बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। और जिसको आज़ाद करवा दिया जाता है 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो बंगाली मुसलमान थे उस पर पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, ठीक है। इसीलिए बांग्लादेश को हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आज़ाद करवा दिया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। 3 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध में शामिल हुआ, जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत पर पूर्वव्यापी हवाई हमले किए। बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध में 2 युद्ध मोर्चों पर भागीदारी देखी गई। भारत सरकार ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने का फैसला किया। कहाँ? जो पूर्वी पाकिस्तान में थे। 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, देखिए 3 दिसंबर 1971 को युद्ध आरंभ होता है और 16 दिसंबर यानी 13 दिन में हम लोगों ने, भारत ने पाकिस्तानी सेना का 93,000 लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। कब? 16 दिसंबर 1971 को। और 3 दिसंबर को शुरू हुए बांग्लादेश मुक्ति को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी अब एक देश बन चुका है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्लियर है? बांग्लादेश क्यों नाम पड़ता है? क्योंकि बंगाल का वो क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल, ठीक है। 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस होता है। जनरल के नियाजी 16 दिसंबर 1971 को ढाका में समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। 6 दिसंबर को उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त कर दी। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसमें 93,000 जो सैनिक को हम लोग कैद किए थे उसको रिहा कर दिए। क्लियर है? ये है मैप, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मटकी। मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मटकी जो है, एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है। यहाँ के खानाबदोश जनजातियों के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्लियर है? अब आगे आते हैं, कुछ और नृत्य है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे असम का क्या है? असम की बहू, ठीक है, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होनबाई, नागा नृत्य, ये सब असम का नृत्य है। एक बार फिर से, असम का नृत्य कौन कौन सा है? असम की बहू यानी बहू, काले गोपाल यानी खेल गोपाल के साथ भाग गई थी ना, महारास, झुमरा, होबनाई, नट पूजा, नागा नृत्य, ठीक है, और केनो। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नृत्य से हमेशा डिटेल में पूछता है, ठीक है। कोई इसमें ट्रिक नहीं है, काम आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है? आड़ा है, खाड़ा है, सेला भदोनी है, मानच है, फूलपति है, ग्रीडा है। बिहार का क्या है? बाखो बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जट जटिन, पनवारिया। राजस्थान का क्या है? घूमर, चकरी, गणगौर, चंग,
कालबेलिया। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन अभी तक आया है, तो इसको याद कर लेना है, वीडियो को पॉज करना है, 20-20 बार एक ही चीज़ को बोलना है। जैसे असम की बहू, असम का नागा नृत्य, असम का खेल गोपाल, असम का नट पूजा, असम का महाराष्ट्र, असम का केनो, असम का झुनरा हमनाई। इस तरीक़ा से कम 20 बार बोलना है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ना, क्योंकि आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, लेकिन इसमें जो वित्त मंत्री उस टाइम थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको बंद करो। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? ठीक है, तो दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच होगा? पहला लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, लेकिन यहाँ पूछा दूसरी लड़ाई, तो दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमू जो है हार गया था, तो पराजित कौन हुआ था? हेमू। क्लियर है, एक रणनीति के तहत हेमू को हराया गया था। हेमू ऐसे बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। एक्चुअली में अकबर नहीं लड़ा था, अकबर 13 साल का था। इसका जो संरक्षक था ना, खानी बाबा, जिसे बैरम खां के नाम से जाना जाता है, वो इसमें मुख्य भूमिका निभाया था। लेकिन जो राजा होता है उसी का नाम आता है, सबको पता है, तो इसीलिए अकबर का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुआ था। कौन जीता था? अकबर जीता था। किसकी सहायता से? बैरम खां की सहायता से। बैरम खां ने एक रणनीति बनाया था। ठीक है, क्योंकि बैरम खां के पास सेना कम था, यानी अकबर के पास सेना कम था और हेमू के पास बहुत ज़्यादा सेना था। हेमू बहुत ही लड़ाकू राजा था। ठीक है, लड़ाकू का मतलब बहुत ही शूरवीर राजा था। ठीक है, एक योजना बनाया गया। बैरम खां ने क्या किया ना कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ हेमू के पीछे लगा दिया, कि किसी तरीक़ा से हेमू जब युद्ध में लड़ने आता था तो उसका पूरा शरीर ढका होता था, बस आँख खुला हुआ होता था, तो किसी तरीक़ा से आँख में तीर मारना है हेमू का, और बार बार यही प्रयास किया गया। लास्ट में आँख में तीर लग जाता है हेमू को, और हेमू अपने हाथी पल से गिर जाता है। और जब सेना देखती है कि हेमू नहीं है, तो सेना में जो है हताहत फैल जाता है, जिसके कारण बैरम खां अपने रणनीति में कामयाब हो जाता है और पानीपत का युद्ध जीत जाता है। क्लियर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इस वक्त एक्चुअली में अकबर 13 साल का ही था। इस युद्ध में हेमू अकबर से हार गया। हेमू दिल्ली के हिंदू राजा था, उसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं अकबर के बारे में। अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल बादशाह का नेतृत्व करता है। 13 वर्षीय जो अकबर होता है वो हुमायूं का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, और उसका अभिभावक कौन होता है? बैरम खां। बाबर कौन होता है? मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक होता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है। बस यही सब कहानी है। इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि? ये जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, किसी एक स्थान को दूसरे स्थान से अलग करने वाली जो संधि होती है, ठीक है, जो उसे ही हम लोग जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ये है मैप, देख लीजिए, ये है जिब्राल्टर जल संधि। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य रेखा से जोड़ती है और यूरोपीय महासागर को स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। ठीक है, इसके बाद अन्य विकल्प 3 गो था। सुंडा जल संधि, ये देखिए सुंडा जल संधि ये है। ठीक है, तो सुंडा जल संधि क्या है? ये हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ती है। यह है हिंद महासागर और यह है पूर्वी एशिया, तो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से ये जोड़ती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ताइवान जल संधि। यह है ताइवान जल संधि, देख लीजिए, चाइना है इधर, इधर ताइवान है।
ताइवान जल संधि। ठीक है, क्या करती है? ताइवान और महाद्वीपीय एशिया द्वीप को अलग करती है जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट त्यूसीमा जल संधि, ये देखिए कोरिया और जापान को जोड़ती है या अलग करती है, जो भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है, क्या है? किबुथु है। इसको याद करने का हम एक तरीका बताए थे, जैसे ये मैप है भारत का, ठीक है, ऐसे है ना, क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे, थोड़ा सा देख लेना, अच्छा मैप हम नहीं बनाते हैं। ये सबसे उत्तरी पॉइंट ऊपर वाला को कहते हैं, दक्षिणी पॉइंट नीचे वाला को कहते हैं, पूर्वी वाला को पूर्वी पॉइंट कहते हैं, और इधर वाला को पश्चिमी। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु। और सबसे ऊपरी वाला बिंदु क्या है, जिसको हम लोग उत्तरी बिंदु कहते हैं? ठीक है, ये है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है इंदिरा पॉइंट। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका गुजरात में है धुआर मोटा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? धुआर मोटा। क्लियर है? और जो सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं। और जो सबसे इंदिरा कॉल भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, और कन्याकुमारी मुख्य भूमि के भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी मुख्य भूमि का बात कर रहा है। ठीक है, ये सब भारत का कहानी दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं? ठीक है, तो ये भाग 3 है। अरे चतुर्थ का है मार दिया, भाग 3 है, गलती मार दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब भारतीय संविधान में जो नागरिकों को दिया गया है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 में अमेरिका के संविधान से, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इसके बारे में पूरा डिटेल में वर्णन है। ठीक है, क्लियर? तो क्या क्या है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था तो 7 गो मौलिक अधिकार था। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। इसके बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा। ठीक है, देख लीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट 8वां नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है बताइए? ठीक है, ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में फाइनली कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? इस क्वेश्चन से ये पूछ रहा है, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में हस्ताक्षर किए? तो कितना लोग ने? 284 लोगों ने। ठीक है, संविधान सभा कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये सदन में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को इस पर जितने सदस्य थे बचे हुए, उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो कुल मिला के 284 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर संविधान सभा का निर्माण होता है, और संविधान सभा ही जो है वो भारत में संविधान का निर्माण करती है। ठीक है, संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था, यहाँ 17 दिन है। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। इस अवधि के दौरान इसमें कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए गए थे।
इनमें 114 दिन संविधान प्रारूप पर विचार किया गया था, मतलब संविधान का जो प्रारूप था जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे उस पर विचार किया गया था। इसकी संरचना के अनुसार सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था, यानी इसमें जितना भी सदस्य थे वो चुनाव द्वारा चुना गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही इसका गठन किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य, 93 संसद सदस्यों में भारतीय रियासत का प्रतिनिधित्व और 4 जो था मुख्य आयुक्त के प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस प्रकार विधानसभा की कुल सदस्यता 389 होनी थी। हालांकि 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत विभाजन के परिणाम स्वरूप एक अलग संविधान सभा की स्थापना पाकिस्तान के लिए किया गया। तब इसमें सदस्य की संख्या कितना हो गया, 299 हो गया। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अंतिम रूप से जब इस पर हस्ताक्षर किया गया तो 284 ही सदस्य बचे थे। ठीक है, कई लोग का निधन हो चुका था, है ना, और इसी वजह से 284 सदस्य फाइनली बचे थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। उस दिन विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, 1952 में एक नई संसद का गठन तक भारत में अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गया। भारत में अंतिम संसद में परिवर्तन हो गया। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र ये है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिमा हम लोग नाम से जानते हैं, पूर्णिमा लिखा हुआ है, पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी। क्लियर है, ये लिस्ट है, देख लेना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के माध्यम के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, नहीं किया गया। तो ये आपका मंजूषा कंवर को किया गया है, करंट अफेयर वाला वीडियो में अभी हाल ही में इसके बारे में पढ़ाए थे। विनीत शर्मा को किया गया है, कविता सेल्वराज को भी किया गया, कपिल देव को नहीं किया गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पढ़ ले रहिएगा तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का नृत्य है, केरल का त्यौहार है। मकर संक्रांति जनवरी महीना मनाया जाता है और बीकानेर महोत्सव जनवरी महीना मनाया जाता है, लेकिन ओणम जो है आपका अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यामयोत्तर या देशांतर को भारत की मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। ठीक है, हमको आंसर पता था लेकिन जानबूझ के गलत मार दिए। 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। ठीक है, ये क्या है? ये मानक यामयोत्तर रेखा है। ठीक है, इसी से हम लोग के भारत में, ठीक है, समय का निर्धारण होता है। ठीक है, कहाँ से लिया जाता है? ये ग्रीनविच से लिया जाता है। भारत जो है 5.5 घंटे आगे है वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो ये 3 बार किया गया है। ठीक है, 3 बार किया गया है। कब कब? भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जो बांग्लादेश वाला भी कहानी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, और 1975 में आंतरिक अशांति। एक्चुअली में ये बेकारी में लगाया गया था, इसका कोई ये नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है जब वह आंतरिक और बाहरी स्रोतों से या वित्तीय संकट स्थितियों से राष्ट्र के लिए खतरा महसूस करे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। इसके बारे में हम बताए थे, अनुच्छेद 352, 354 और 360, 4 का अंतर, 356 और 360।
352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों पर लगाया जाता है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, टंगेल साड़ी, वांचो वुडन क्राफ्ट, काई चटनी, सुंदरबन शहद। तो किस लिए हुआ है? ये हुआ है वांचो वुडन क्राफ्ट के लिए हुआ है। ठीक है, क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश में वांटो वुडन क्राफ्ट भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अलग अलग राज्यों को अलग अलग जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका डाटा है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में, ये करंट अफेयर का सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ये कुलशेखरन पट्टिनम में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? वॉलीबॉल में, टेनिस में, स्नूकर में, कबड्डी में। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। ठीक है, टेनिस में क्या, डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्दावली से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ कुछ खेल और यहाँ शब्दावली दिया हुआ है। जैसे वॉली टेनिस में किया जाता है, स्मैश भी टेनिस में, सर्विस भी टेनिस में, बैकहैंड ड्राइव भी टेनिस में, ड्यूस, डबल फोल्ट, एडवांटेज, ये सब टेनिस में। हमला वॉलीबॉल में किया जाता है, एस वॉलीबॉल में, दृष्टिकोण वॉलीबॉल में। ये क्या शब्दावली है? ठीक है, ब्लॉक, दोहरीकरण, लूट बॉली, ये वॉलीबॉल में है। स्नूकर में कोर्ट, ब्रेक, सेंचुरी, क्यू, लूप। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह रे काहे अपने आप आंसर दिख जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, यहाँ सब रंग दिया हुआ है। अरुण जो होता है वो नीला और हरा दिखता है, ऐसे पृथ्वी में नीला दिखता है। ठीक है, बृहस्पति जो है नारंगी दिखता है, पृथ्वी जो है नीला पानी के कारण दिखता है, लाल दिखता है मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण, और पीला दिखता है शुक्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। शुक्र सूर्य का दूसरा ग्रह है, यह सबसे चमकीला है, यह पृथ्वी की जुड़वा या भगनी ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, शुक्र पूरी तरह से घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से ढका हुआ है, इसीलिए हल्के पीले रंग का होता है। बृहस्पति भी जो है ना, बृहस्पति बाहरी वातावरण वाला एक विशाल गैस ग्रह है जिसमें पानी की बूंद, बर्फ के क्रिस्टल, अमोनिया क्रिस्टल, अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा के साथ ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। इस तत्वों के बादल सफ़ेद, नारंगी, भूरे और लाल रंग बनाते हैं। ठीक है, ये सारे ग्रह के बारे में कहानी है। चलिए नेक्स्ट। अरे काहे बार बार आ जा रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच यही था और गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने स्थानीय बोर्ड नामक निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। ठीक है, उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी। लॉर्ड रिपन द्वारा कहा गया प्रसिद्ध उदाहरण था, मेरे कार्यों से मुझे आंकें, न कि मेरे शब्दों से। ठीक है, और एक और चीज़ लॉर्ड रिपन ने किया था 1881 में पहली बार जनगणना, नियमित जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही किया था। लेकिन भारत में पहली बार जनगणना का शुरुआत कौन किया था? ये मेयो ने किया था, लॉर्ड मेयो।
और भारत में पहली बार नियमित जनगणना का शुरुआत कौन किया था? आपका रिपन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखाना अधिनियम 1881 के समय ये किसने पारित किया था? तो नॉर्मल सा बात है, जो उस टाइम में रहेगा वही करेगा। तो अभी तो बताया 1881 में कौन था? रिपन था। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, ऑप्शन में डफरिन है, मेयो है, लिटन है। डफरिन के बारे में आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि डफरिन से याद रखते हैं हम लोग डफर, और यहाँ से याद रखते हैं कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, तो कांग्रेस का स्थापना के समय डफरिन जो था ना वो वायसराय था। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? सरकार की विशेषता पूछा है। ठीक है, तो क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं सरकार का विशेषता। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट जो है अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। 21 क्वेश्चन को डिस्कस करने में लगभग 26 मिनट बीत चुका है। ठीक है, बाकी का जो वीडियो है अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। चलिए, धन्यवाद।